की तारीफ, कहा मध्य प्रदेश में बढ़ रहे हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। जबलपुर बीजेपी में चाकूबाजी, मंडल उपाध्यक्ष विनय बड्डा ने मंडल मंत्री राहुल पर किए चाकू से कई वार। हमले के दौरान विधायक अंचल सोनकर भी थे मौजूद। सतना में बीजेपी नेता बल्लू सिंह की गुंडागर्दी, टोल प्लाजा के कर्मचारी से जमकर की मारपीट, सीसीटीवी में कैद हुई करतूत। छत्तीसगढ़ में बिजली दरों की बढ़ोतरी के खिलाफ लामबंद हुए स्टील कारोबारी, फैक्ट्रियों में किया काम बंद, कहा महंगी बिजली से कारोबार करना मुश्किल। रायगढ़ में 50 राइस मिलर्स को जिला खाद्य अधिकारी ने थमाया नोटिस, धीमी कस्टम मिलिंग का आरोप, 7 दिन में जवाब नहीं देने पर होगी सख्त कार्रवाई। दंतेवाड़ा में 16 नक्सली गिरफ्तार, 2 पर 8-8 लाख का था इनाम। रानी बोदली हमले समेत कई वारदातों में थे शामिल। और छत्तीसगढ़ के 12 विश्वविद्यालयों में कल होंगे छात्र संघ के चुनाव, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव समेत 4 पदों के लिए होगी वोटिंग। Is sponsored by CXCT. तो शायद आज हड़ताल शब्द से हर शख्स सहमा सा नजर आ रहा है, क्योंकि हर बार होने वाली हड़तालें असर दिखाए या ना दिखाएं, हड़तालियों और आंदोलनकारियों की मांगे मानी जाएं या नहीं मानी जाएं, लेकिन एक बात जरूर तय है कि अधिकार के नाम पर की जाने वाली ये हड़तालें सिर्फ और सिर्फ आम आदमी की मुसीबत बढ़ाने का ही काम करती है। कभी सरकारी दफ्तरों के कामकाज ठप हो जाते हैं, तो कभी बसों के पहिए के साथ जिंदगी की रफ्तार भी थम जाती है। हो सकता है हड़तालियों की सारी मांगे जायज हो और जरूरी भी हो, लेकिन समझने और समझाने का ये कैसा तरीका है जो जनता के लिए ही जी का जंजाल बन जाता है। हमारे देश में हड़ताल का ये कैसा ट्रेंड सा चल पड़ा है जो हर मांग मनवाने के लिए हड़ताल को हथियार बनाया जा रहा है। सुना था हड़ताल का संबंध सिर्फ हक से होता है, लेकिन अब तो अपने अपने हक के लिए भी हड़ताल होने लगी है। तो प्रदेश भर के लोगों को बुधवार के दिन काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बुधवार को ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन ने केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में प्रदेश व्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। एक तरफ बस संचालकों और ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल के चलते भोपाल सहित प्रदेश की 20,000 से अधिक यात्री बसें, ट्रक और दूसरे यात्री वाहन बंद रहे, जिससे आवागमन की समस्या तो होगी ही, तो दूसरी तरफ अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर जा रहे बैंक, बीमा, बीएसएनएल, पोस्ट ऑफिस और इनकम टैक्स विभागों के कर्मचारियों की रैली के चलते सारे सरकारी कामकाज बंद रहेंगे और ट्रैफिक भी प्रभावित होगा। यानी हर हालत में आम जनता को हड़ताल की मार झेलनी पड़ेगी। फिर थमेगी रोडवेज और जिंदगी की रफ्तार। ऑल इंडिया यूनियन ट्रेड ने किया हड़ताल का ऐलान। जी हां, बुधवार को एक बार फिर प्रदेश में होने जा रही हड़ताल हाहाकार मचाने के साथ ही आम जनता के लिए सिर का दर्द साबित हो सकती है, क्योंकि ऑल इंडिया यूनियन ट्रेड यानी केंद्रीय श्रमिक संगठन और औद्योगिक एवं सेवा प्रतिष्ठानों के स्वतंत्र संगठनों ने केंद्र और राज्य सरकारों की मजदूर विरोधी, जन विरोधी, कॉरपोरेट परस्त नीतियों के खिलाफ 2 सितंबर को हड़ताल का आह्वान किया है और प्रदेश में भी हड़ताल की तैयारी जोरों पर है, जिससे प्रदेश भर की तकरीबन 20,000 बसों, ऑटो और ट्रकों के पहिए पूरी तरह थम जाएंगे और आवागमन यात्रियों की आफत बढ़ा सकता है। हड़ताल में शामिल होने वाले कर्मचारियों की रैली के कारण ट्रैफिक समस्या से भी लोगों को दो चार होना पड़ सकता है। हड़ताल में देश भर में 15 करोड़ श्रमिक एवं कर्मचारियों की भागीदारी का दावा किया जा रहा है। इन मांगों को लेकर हड़ताल की जा रही है। ट्रेड यूनियन नेताओं के मुताबिक केंद्र सरकार मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की जगह पर सड़क यातायात एवं सुरक्षा कानून 2015 लाया जा रहा है,
जिसके विरोध के साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा श्रम कानून में किए गए संशोधन को वापस लेने की मांग। न्यूनतम वेतन 15,000 रुपए महीने, समान काम समान वेतन, स्थायी काम के लिए स्थायी भर्ती, ठेकेदारों पर रोक, सामाजिक सुरक्षा, रक्षा, बीमा, रेलवे में एफडीआई का निर्णय वापस लेने और लैंड बिल के मसौदे में किसान और खेत मजदूर विरोधी बिंदु हटाए जाने की मांग को लेकर इस हड़ताल को अंजाम दिया जा रहा है। विरोध के ये भी मुद्दे हैं। धारा 304A को 304 में तब्दील किया जा रहा है। वाहनों की उम्र 20 से घटाकर 15 साल की जा रही है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर भी हड़ताल के समर्थन में है। उधर प्रदेश के ट्रांसपोर्ट कर्मियों और व्यवसायियों ने भी हड़ताल में शामिल होने का ऐलान किया है, जिसके चलते व्यापक रूप से ट्रांसपोर्ट क्षेत्र भी प्रभावित होगा। हड़ताल पर जा रहे संगठनों का कहना है कि केंद्र सरकार ट्रांसपोर्ट सेक्टर को खरबपति ट्रांसपोर्टरों के हवाले करने का कानून बना रही है, तो उधर प्रदेश सरकार भी छोटी बसों के परमिट के लिए 150 के स्थान पर 75 किलोमीटर की सीमा निर्धारित कर हजारों कर्मचारियों की आजीविका पर हमला कर रही है। हड़ताल के दौरान राजधानी में अलग अलग जगहों पर रैली भी निकाली जाएगी। साथ ही शाहजहानी पार्क, तुलसी चौक, नगर मैदान पर सभाएं भी होंगी। इसके बाद जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा जाएगा। जितना भी टोटल जिस व्यक्ति के पास लाइसेंस है, जो व्हीकल है, टोटल बंद रहेगा, हमारा जो आह्वान है। और जो व्यक्ति राजनीतिक कारणों से इस हड़ताल में शामिल नहीं होगा, निश्चित रूप से वो अपने व्यवसाय के समाप्त करने के लिए स्वयं दोषी होगा। मेरा पूरे प्रदेश के बस ऑपरेटरों से, ऑटो टैक्सी यूनियन जितने भी हमने आह्वान किया है कि वो कल की हड़ताल में शामिल है। हड़ताल की वजह से इन दफ्तरों में भी नहीं होगा काम। वहीं सेंट्रल ट्रेड यूनियनों और कर्मचारी संगठनों इंटक, एटक, सीटू, एचएमएस की अपील पर बुधवार को हड़ताल के चलते बैंक, बीमा, बीएसएनएल, पोस्ट ऑफिस और इनकम टैक्स जैसे ऑफिस भी बंद रहेंगे। ऐसे में लोगों को सरकारी दफ्तरों से जुड़े सभी काम मंगलवार को ही निपटाने होंगे। बिजली सेवाएं भी प्रभावित होंगी। हड़ताल में बिजली कंपनियों में कार्यरत संविदा बिजली इंजीनियर और कर्मचारी भी शामिल होंगे, जिससे बिजली संबंधी सेवाएं भी ठप ही रहेंगी। वहीं परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह ट्रेड यूनियन के बैनर तले की जाने वाली हड़ताल को बेवजह बता रहे हैं। उनका कहना है कि हड़ताल किसी भी मसले का हल नहीं है। जो भी संगठन के लोग हैं, जो इस पर असहमति हो सकती है, वो सरकार के समक्ष अपना पक्ष रखेंगे। कुल मिलाकर बुधवार को होने वाली हड़ताल एक बार फिर जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा सकती है। सरकारी कामकाज से लेकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ठप रहने से परेशान भी आम जनता को ही होना होगा। ऐसे में सवाल भी यही है कि क्या इस महा हड़ताल से कोई हल निकलेगा या फिर सिर्फ हर बार की तरह हाहाकार ही मचेगा। भोपाल से अनिल सिंह कोहिफा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो जब आम आदमी के नाम पर होने वाली हड़ताल जनता के लिए ही बनने लगे जी का जंजाल, जब हक और हट के बीच के मिटने लगे फासले और बार बार की हड़तालों से भी न निकले कोई हल, तो सवाल उठते हैं। ट्रेड यूनियन की हड़ताल कितनी जायज? क्या लैंड बिल की तरह है केंद्र का नया प्रस्तावित परिवहन कानून? क्या सरकार की कोशिशों को समझ नहीं पा रही ट्रेड यूनियन? तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे खास मेहमान। सबसे पहले आरडी त्रिपाठी जी हमारे साथ, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं इंटक के। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस हमारे खास कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं ज्ञान तिवारी जी, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीएमएस भारतीय मजदूर संघ के। तिवारी जी, आपका बहुत स्वागत है। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एवं स्वराज एक्सप्रेस के विश्लेषक गिरिजा शंकर जी हैं। गिरिजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। त्रिपाठी जी, पहला सवाल हमारा आपसे ही है। जिस तरह से आप जो मांगे रखी हैं, उसमें एक पहली मांग ही है कि महंगाई खत्म हो। एक ये थोड़ा हास्यास्पद बात लगती है, अगर मजदूर यूनियन, ट्रेड यूनियन हड़ताल कर रहे हैं कि महंगाई कम हो, खत्म हो। पूरी इसके पहले यूपीए की सरकार ने सारे जतन कर लिए, महंगाई कम नहीं हुई। अभी मोदी सरकार कर रही, कम नहीं हुई। क्या इस हड़ताल से उसका कोई वास्ता आपको नजर आता है? जी, महंगाई सरकार रोक सकती है और वर्तमान में महंगाई बहुत अधिक बढ़ गई है।
मजदूर की दाल रोटी बहुत महंगी हो गई है। दाल कभी भी 150 रुपए किलो नहीं बिकी, और क्योंकि गरीब मजदूर खाएगा क्या, इसलिए महंगाई रोकना, भाव निर्धारित करना, सख्ती से भाव निर्धारित करना ही सरकार का काम है। जो सरकार भाव निर्धारित नहीं कर पाती उसे ही अराजकता आती है, और महंगाई की बढ़ोतरी की सारी जिम्मेदारी जो ट्रेडर्स है, जो जमाखोर है, वो सब सरकार के कब्जे में ही है। और सरकार चाहे तो उसको रोक सकती है, वितरण कर सकती है, वितरण की व्यवस्था कर सकती है, महंगाई को रोक सकती है। पहले भी बहुत बार यहाँ लड़ाइयाँ हुई हैं, 72, 74, 78 में लड़ाई हुई, 82, 85 में लड़ाई हुई। सरकार ने, कलेक्टर ने भाव निर्धारित किया सबका बाजार में, और आज अब समय आ गया है कि सरकार जीवन उपयोगी चीजों का भाव निर्धारित करे कि इस तरह प्याज का भाव ये होगा, आलू का भाव ये होगा, टमाटर का भाव ये होगा, सारे के सारे दाल का भाव ये होगा, गेहूं का भाव ये होगा, चावल का भाव ये होगा। सरकार नहीं नियंत्रित करेगी, कौन करेगा? और महंगाई सूसा की तरह मुंह बढ़ाती जा रही है, भयंकर रूप धारण कर चुकी है। आज जीवन मुश्किल हो गया है। इसलिए आवश्यक ये है कि सरकार की जिम्मेदारी है, दूसरे की जिम्मेदारी महंगाई की नहीं है। सरकार महंगाई, मान लीजिए कोई चीज कमी है तो दूसरे देशों से मंगा सकती है, खाद्यान्न मंगा सकती है, करती है, लेकिन यह तो खाद्यान्न भरा हुआ है, सामान भरा हुआ है। ट्रेडर्स और होर्डर्स जो है जमाखोर, वो पूरी तरह से उधम मचा रहे हैं, देना नहीं चाहते हैं। वो सरकार इस सख्ती से काम करे तो सारा का सारा काम हो जाएगा। महंगाई रोकना प्रथम काम। लॉ एंड ऑर्डर के पहले यदि कोई चीज है जिसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था भी खराब होती है, दूसरी चीज होती है, तो महंगाई रोकना सरकार का प्रथम कर्तव्य है और धर्म है और ड्यूटी है। इसलिए महंगाई बढ़ रही है, महंगाई को रोकने के लिए यदि कोई जिम्मेदार, सिर्फ सरकार जिम्मेदार है। बिल्कुल मैं मान लेता हूं। उसे माना जाता है, क्या है, फैक्ट है ये कि इंटक कांग्रेस से जुड़ा एक संगठन है। जब यूपीए की सरकार थी तो भी महंगाई लगभग इतनी ही थी, बल्कि ज्यादा ही थी। उस दौरान क्यों इंटक ने इस तरह के कदम नहीं उठाए? इंटक ने 2009 से अगुवाई किया है 11 ट्रेड यूनियंस का जी। और इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष उसके संयोजक है और अभी भी है जी। इंटक ने पार्लियामेंट में मार्च किया, धरना दिया, सारी बातें की, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, बढ़ते हुए न्यूनतम नेशनल राष्ट्रीय बेज के पक्ष में अलग अलग बेज है। तो इंटक ने शुरू से लड़ाई लड़ी है उसके लिए। इंटक कांग्रेस का संगठन सिर्फ वोट एक बार देने के लिए है, लेकिन इंटक स्वतंत्र बिल्कुल संगठन है राजनीतिक रूप से। और इंटक पूरी लड़ाई और संघर्ष 2009 से बहुत वो क्या, इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तो अपनी राज्यसभा की सदस्यता खो दिया इस लड़ाई के पीछे, डॉक्टर जी संजीवा रेड्डी, और उनको बहुत बातें की गई, प्रलोभन दिया गया होगा। लेकिन जहां तक हमारा कर्तव्य है मजदूरों का, हमारा मालिक मजदूर है, हमारी पार्लियामेंट मजदूर है, हमारी संसद मजदूर है, हमारा सर्वोच्च न्यायालय मजदूर है। मजदूरों के हितों के लिए ही लड़ाई इंटक करती है। और गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी स्थापना भी इसलिए किया था कि ना तो हम कामय राज्यम, हमको राज्य की इच्छा नहीं है, न स्वर्गम, हमको स्वर्ग की भी इच्छा नहीं है। कामय दुखताप्ता नाम प्राणिर मातृनाशनम, हमको राज्य की इच्छा नहीं, स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं, लेकिन दुख से तपे हुए, दुख से व्यथित लोगों के दुखों को दूर करना ही इंटक का कर्तव्य है, काम है। इसलिए INTUC पहले भी लड़ाई लड़ती रही है और आज भी लड़ाई लड़ रही है। जी त्रिपाठी जी, हम आपके पास फिर आएंगे और ये जानेंगे कि जो आपकी जितनी भी मांगे हैं वो कितनी जायज हैं। क्या उन मांगों को मानने के बाद क्या कोई उद्योग चल पाएंगे, अगर पूरी तरह से जो आपने जो मांगे रखी हैं उन मांगों को अगर मान लिया गया। लेकिन हम चलते हैं तिवारी जी पास। तिवारी जी, इसके पहले सारे यूनियन, जैसे अभी त्रिपाठी जी ने कहा कि हम इंटक से अलग है, हम कांग्रेस से हमारी इंटक अलग है, पहले मजदूरों का हित, उसके बाद दूसरे हित। शुरू में जो ये आह्वान किया गया था कि हम ये लड़ाई लड़ेंगे तो सारे मजदूर संगठन एक थे, भारतीय मजदूर संघ भी था। लेकिन अचानक शाम को कल निर्णय होता है कि भारतीय मजदूर संघ इससे अलग हो गया है। क्या कोई ऊपर से मैसेज आ गया था क्या? ऐसा है, भारतीय मजदूर संघ श्रमिकों के हित के लिए ही काम करता है जी। सरकार कोई भी हो, यदि श्रमिक विरोधी काम है उसका, तो सरकार, भारतीय मजदूर संघ उसका विरोध करता है। और इस प्रकार जो भी निर्णय पहले भी हुए हैं, तो भारतीय मजदूर संघ किसी भी राजनीतिक दल के पीछे नहीं है, गैर राजनीतिक संगठन है, केवल मजदूरों का हित उसका एकमात्र उद्देश्य है और उसी उद्देश्य को लेकर काम करता है। लेकिन ट्रेड यूनियनों में एक बात और आपको समझनी होगी जी। तो तिवारी जी, हमें
समझने की जरूरत नहीं, जनता समझनी चाहिए। जनता और आपके मजदूर के लोग समझेंगे आप जो भी बात कहेंगे। जी, मजदूरों के हित में यदि सरकार से कुछ मिल रहा है जी, तो वो पहले प्राप्त कर लिया जाए। जी, जो शेष रहता है जी, उसके लिए हम लड़ाई जारी रखते हैं। जी। 12 मांगों को लेकर सभी ट्रेड यूनियनों को भारतीय मजदूर संघ ने ही पहल करके संगठित किया था जी। और उसी पहल के आधार पर यह लड़ाई शुरू हुई थी। जी, फिर भारतीय मजदूर संघ ही क्यों बाहर हो गई? इसके पहले भी जो सरकार रही है जी, उस सरकार ने कभी भी इस प्रकार जो इस बार चर्चा हुई है, जी, प्रधानमंत्री जी ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया, 5 जिम्मेदार मंत्रियों को उसमें रखा और उनके माध्यम से जो चर्चा हुई है उसमें 12 में से 7 बिंदुओं पर सहमति बनती हुई नजर आ रही है और सरकार ने उसके लिए आश्वासन दिया है। एक तो केंद्रीय श्रम सचिव का एक पत्र भी एक जारी हुआ है 29 तारीख को और उसमें भी ये आश्वासन दिया गया है क्योंकि इसके पहले कभी भी इस प्रकार की कोई सहमति नहीं बनी थी और न ही किसी सरकार ने इस प्रकार के आश्वासन दिए थे और इस प्रकार के ये कहा था कि ये मांगे हम पूरी करने के लिए तैयार हैं और आगे आने वाले समय के लिए हमें 3 माह का समय दें तो हम शेष मांगों के बारे में भी श्रम संगठनों से चर्चा करेंगे। श्रमिक कानूनों में भारत सरकार ने परिवर्तन के प्रस्ताव रखे हैं। राजस्थान सरकार ने उनको पारित कर दिया है, मध्य प्रदेश सरकार ने पारित कर दिया है। मध्य प्रदेश सरकार का श्रम कानून जो परिवर्तन के लिए विधानसभा में पारित हुआ वो केंद्र सरकार ने कुछ आपत्तियों के साथ वापस लौटा दिया। उसके ऊपर भी प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में स्पष्ट आश्वासन दिया है कि बिना श्रमिक संगठनों की सहमति के कोई भी श्रम कानूनों में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। हम औद्योगिकरण के विरोधी नहीं हैं। औद्योगिकरण होगा तो मजदूर को मजदूरी मिलेगी, नौकरी मिलेगी। औद्योगिकरण नहीं मिलेगा लेकिन हम विरोधी इस बात के हैं तो नहीं, तो मतलब तिवारी जी आपका कहना यह है कि सारे जो श्रमिक संगठन हैं उनको पहले इंतजार करना था, 3 महीने इंतजार करना था, उसके बाद फिर हड़ताल पे जाना था। आपका कहने का मतलब ये है जिन बिंदुओं पे सहमति ये हुई है उनके बारे में सरकार एक्शन ले और उसके आदेश जारी करे, उसके क्रियान्वयन करे जिन पे सहमति हुई है। नहीं तो ये जो सरकार लड़ाई की तिवारी जी सरकार करेगी, मतलब बाकी जो और मजदूर संगठन हैं वो हड़ताल पे जा रहे हैं तो मतलब वो गलत तरीके से जा रहे हैं, आपका कहने का मतलब है? नहीं, बैठ के चर्चा हुई थी, सभी से चर्चा हुई है, एक तरफा निर्णय नहीं हुआ है। लेकिन भारतीय मजदूर संघ स्वतंत्र संगठन है, वो किसी के साथ चलने वाला संगठन नहीं है। मतलब बाकी जो मजदूर संगठन है उनसे अलग है आप? नहीं, अलग नहीं है जी। हम सरकार ने जो अभी हमने जो मांग पत्र सरकार को दिया था उसमें बहुत सारे बिंदु पे अभी सहमति नहीं है। हम उसमें समर्थन में है अभी ये जो हड़ताल हो रही है इसमें कि इस पे भी निर्णय होना चाहिए। लेकिन जो हो गया है, जो जिस पे सहमति है उनका क्रियान्वयन करे सरकार, 3 महीने बाद फिर लड़ेंगे आगे जाके। तो मतलब कल जो हड़ताल होने जा रही महा हड़ताल श्रमिक संगठनों की, उसमें आप शरीक भी हैं और नहीं भी हैं? बहुत से बिंदुओं पे हम सहमत हैं। नहीं तो कल क्या आप उतरेंगे, सड़क पे उतरेंगे? नहीं उतरेंगे। हमारा स्पष्ट कहना यह था कि सरकार को कुछ जब समय मांगा है 3 महीने का तो सरकार को समय दिया जाना चाहिए। केवल इसी बिंदु पे हम हड़ताल से अलग हुए हैं। तो सीधा अर्थ हुआ कि आप हड़ताल में नहीं है? नहीं, अभी नहीं है हड़ताल। तो फिर ये नहीं कहा जा सकता कि है भी नहीं है, मतलब आप नहीं है। हम आपके पास फिर आएंगे। गिरिजा जी, कल एक बुधवार का दिन, ठीक है, ये ट्रेड यूनियन की हड़ताल, मैंने आपको बताया कि कौन कौन से दफ्तर बंद रहेंगे, प्रभावित रहेंगे। ये इत्तेफाक कहा जाएगा कि कल ही बस ऑपरेटर्स भी हड़ताल पे चले गए हैं, जो केंद्र का नियम आया है परिवहन नियम, उसके अगेंस्ट में। और कल ही एमपीईबी के जो दैनिक वेतनभोगी हैं, जो कर्मचारी हैं, उनकी मांगों को लेकर वो भी हड़ताल पे जा रहे हैं। मतलब कल मध्य प्रदेश की जनता, हमारा चैनल चूंकि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का है, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनता पे भारी पहाड़ टूटने वाला है, मुसीबत का पहाड़ टूटने वाला है। गिरिजा जी, देखिए, यदि कोई श्रमिक संगठन या कोई इस तरह के संगठन हड़ताल पर जाते हैं तो ये मान के चलना चाहिए कि ये अंतिम विकल्प है। हड़ताल के पहले बड़ी प्रक्रिया होती है, लंबी बातचीत की, सुलह समझौते की, और जब उसके बाद कोई हल नहीं निकलता तब ये मुझे लगता है कि ये श्रमिकों के लिए, श्रमिक संगठनों के लिए एक तरह की मजबूरी से उठाया हुआ कदम है कि जब उनको हड़ताल पर जाना होता है। हड़ताल का मतलब काम नहीं करने का। जरूर इससे जनजीवन प्रभावित होता है, लेकिन सिर्फ जनजीवन प्रभावित होता है इसलिए श्रमिकों के या कर्मचारियों के एक बड़े वर्ग को न्याय से वंचित रखा जाए या
हड़ताल करने के उनके लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित रखा जाए, मैं इसको जायज नहीं मानता। जी। आप देखेंगे कि आपातकाल के बाद से श्रमिक आंदोलन, किसान आंदोलन, छात्र आंदोलन, ये तमाम आंदोलनों की जो एक धार थी वो कमजोर हुई, और उसके बाद आप कोई बड़ा आंदोलन श्रमिकों का या किसानों का या छात्रों का या विद्यार्थियों का हमको देखने को नहीं मिला। लेकिन उनकी समस्याएं तो बनी रही। 91 के बाद जो आर्थिक उदारीकरण का दौर चला, वो ऐसा दौर है आर्थिक उदारीकरण का है कि राजनीतिक दल जो एक दूसरे के विरोधी हैं वो भी एक मुद्दे पर पूरी तौर पर सहमत हैं, वो है आर्थिक उदारीकरण। और आर्थिक उदारीकरण ने श्रमिकों और कामगारों और कर्मचारियों के लिए किस तरह के अलग अलग तरह के संकट पैदा करते रहा है, ये किसी छिपा नहीं है। बावजूद इसके यदि इन मांगों को लेकर, वो मांगे उनकी क्या है, उन मांगे जायज है या नहीं है, ये अलग मुद्दा है, लेकिन इन मांगों को लेकर यदि श्रमिक संगठन हड़ताल करते हैं, जनजीवन उससे प्रभावित होता है मान लीजिए, तो जनजीवन के प्रभावित होने के तर्क पर श्रमिकों को हड़ताल करने से रोका जाए, ये मैं जायज नहीं मानता। बल्कि होना ही चाहिए कि सरकारों में पिछले कई सालों से हम देखते आ रहे हैं, जैसा आपने दिखाया कि ये हठ का आंदोलन है, ये हक का आंदोलन है। ये मुझे लगता है हठ जब भी होता है तो हठ हमेशा सत्ता प्रतिष्ठान का होता है। ये सत्ता प्रतिष्ठान की एक आदत बन चुकी है कि जब तक आंदोलन किसी बड़े पैमाने पर न जाए तब तक उनकी मांगों पर ध्यान देने की जरूरत महसूस नहीं की जाती। तो इसलिए मुझे लगता है कि यह हड़ताल या जो आंदोलन है वो जायज भी है, और यदि इससे लोगों को थोड़ी तकलीफ होती है, आम लोगों को, तो वो तकलीफ उनको थोड़ा सहना चाहिए अपने उन नागरिकों के हक में जो उन्हीं की सेवाओं के लिए अलग अलग क्षेत्रों में मजदूर या कामगार या कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं। नहीं गिरजा जी, यहाँ सवाल हमने एक हमारा ये भी था कि कल अचानक बस ऑपरेटर, स्कूल बंद हो जाएंगे, कॉलेज बंद हो जाएंगे, लोगों को आना जाना मुश्किल हो जाएगा, कई लोग ऐसे होंगे जिनके परिजन अगर बीमार हैं तो हॉस्पिटल नहीं जा पाएंगे। ये जो इस तरह से आंदोलन हो रहा है उसका असर जो सड़क पे पड़ेगा, वो आम आदमी का क्या कसूर है उसमें? आपको कहना बिल्कुल सही है, और इसी तर्क के आधार पर विभिन्न अदालतों ने ये फैसला दिया कि हड़ताल या बंद या तमाम चीजों को कई बार गैर कानूनी घोषित किया गया। मुझे लगता है कि हड़ताल या काम बंद और हिंसा दोनों में अंतर है। यदि यही आंदोलन, यही हड़ताल हिंसा में तब्दील हो जाती है और लोगों को जानमालो खतरा होता है तो वो कभी भी जायज नहीं माना जाएगा। लेकिन यदि काम बंदी के साथ यदि हड़ताल होता, इस तरह की हड़ताल की जाती है, और जाहिर है आपने जो कहा कि लोगों को तकलीफ तो होगी, लेकिन क्या ये मान लिया जाए कि किसी एक दिन जो लोगों को तकलीफ होगी उस तकलीफ के चलते एक बड़े वर्ग को उसके हक से वंचित किया जाए, मैं इसको भी जायज नहीं मानता। और जहां तक सवाल लोगों को इस तरह की जो तकलीफें हैं वो हम आए दिन देखते हैं कि किसी न किसी नाम से कभी रास्ता जाम हो जाता है, कभी चक्का जाम हो जाता है और लोगों को तकलीफें होती हैं। आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या मंत्रियों के काफिलों पर ये सवाल उठे हैं कि उनके काफिलों के कारण रास्ता रोक दिया जाता है और जो बीमार लोग हैं या जरूरतमंद लोग हैं उनको दिक्कतें होती हैं। इन पर भी विचार किया गया है। लेकिन हम जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था में रह रहे हैं और जिन आर्थिक नीतियों के साथ हमारा देश पिछले 2-3 दशकों से आगे बढ़ रहा है, वहां पर मैं महसूस करता हूं कि कर्मचारियों और श्रमिकों के हितों पर जिस तरह उनके हितों और हकों का ध्यान रखा जाना चाहिए वो कारपोरेट के दबाव में नहीं हो रहा है। जो आर्थिक सुधार या श्रम सुधार की बात की जाती है वो एक वर्ग के हक में वो सुधार हो रहे हैं। और ऐसे में यदि ये तमाम संगठन एक साथ इकट्ठा होकर अपनी बातों को रखते हैं तो इससे मुझे लगता है कि उनकी मांगों से ज्यादा महत्वपूर्ण, उनकी मांगे मानी जाए या नहीं मानी जाए, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि लोकतांत्रिक अधिकारों को लेकर आम जनता में सजगता भी इससे आती है और इससे जो समाज एक जिंदा समाज के रूप में होता है प्रस्तुत, जाके और अलग अलग वर्ग अपनी मांगों को लेकर, अपने हकों को लेकर वो लड़ना सीखें। बिल्कुल गिरजा जी, आपने जो भी कहा संभवतः हमारे जो दर्शक हैं वो सहमति देंगे, इससे वो संतुष्ट होंगे। त्रिपाठी जी, एक अभी तिवारी जी ने बात कही कि कई ऐसी मांगे हैं जिनमें केंद्र सरकार ने अपनी निर्णय तो नहीं दिया लेकिन सहमति दी है, नंबर 1। दूसरा, जैसे हमने पहला बिंदु आपसे पूछा था क्या महंगाई खत्म हो जाएगी, मैं आपका ये जो बैनर है इसमें लिखा है दूसरा कि बेरोजगारों को रोजगार दो।
सबसे बड़ी समस्या इसमें बेरोजगारी है। क्या इस हड़ताल से बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? पहला सवाल हमारा यह है कि जो तिवारी जी ने तर्क दिया कि आप माने एक तरह से उन्होंने ये कहा है, ये आरोप लगाया है कि हड़ताल अभी आप लोग जो कर रहे हैं, बाकी जो श्रमिक संगठन कर रहे हैं, वो इस समय उचित नहीं है, कम से कम उनको 3 महीने इंतजार करना चाहिए। सरकार से ट्रिब्यूनल की 26-27 अगस्त को बातचीत हुई और सरकार के किसी भी प्रवक्ता ने ये नहीं कहा कि हम ये बात मान रहे हैं। सरकार के किसी प्रवक्ता ने यह भी नहीं कहा कि आपकी इस बात को मान रहे हैं। न्यूनतम वेतन 15,000 मांगा तो उसमें ये नहीं कहा कि हम कितना देना चाहते हैं। महंगाई के बारे में भी कोई बात नहीं की, बेरोजगारी के बारे में बात नहीं की। और कानून का, जहां तक श्रम कानूनों का सवाल है, सरकार कुछ भी कहे लेकिन उनके स्टेट्स अपना कानून बदलते जा रहे हैं जी। राजस्थान बदल दिया, कानून शुरू भी कर दिया। मध्य प्रदेश में 22 तारीख को जब लास्ट असेंबली का दिन था, उस दिन उन्होंने उसको पास करा लिया। तो सरकार अपना एक तरफ कह रही कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बात करेंगे, मजदूर हमारा सर्वश्रेष्ठ है। दूसरी तरफ उन कानूनों को पास कर रही है, बात कर रही है। और सरकार के किसी भी प्रवक्ता, जेटली साहब हो, चाहे श्रम मंत्री हो, चाहे कोई हो, किसी ने टेलीविजन या न्यूज पेपर के सामने या मीडिया के सामने आके नहीं कहा कि हम इतनी बात माने हैं, इतनी बात इतने दिन में मानेंगे। क्योंकि सरकार का स्पोक्समैन कोई बात नहीं कह रहा है जी। और ट्रिब्यूनल से कोई बात नहीं किया सरकार ने। हमने टेबल पर भी बात किया, ये कहा न पढ़े कि आप टेबल छोड़ के भाग गई ट्रिब्यूनल ने, नेगोशिएशन नहीं किया। इस बार ट्रिब्यूनल ने पूरी तरह से बात की है। 26 को 27 को फिर भी सरकार बुलाने तैयार थी और तैयार है, लेकिन श्रमिकों के साथ यूनियन के सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि आप बात सुनते नहीं है, आप बात मानते नहीं है। साल भर हो गया ये बात करते हुए। रेलवे का जब सरकार वो प्राइवेटाइज कर रही थी तो भी आवाज उठी, FDI ला रही तभी आवाज उठी। ये बात 1 आध साल से जो कम से कम 9-10 महीने से चल रही है, सरकार की तरफ से इसको रोकने के लिए, इसको हल करने के लिए कोई बात नहीं की गई। और आप जानते हैं कि हंगरी स्टमक है जो रिस्पेक्ट, भूखा पेट कानून कायदा नहीं मानता है। 70 करोड़ लोग हैं, बहुत सारे मजदूर हैं जिनको पूरा तनख्वाह नहीं मिल रही है। सरकार ने मध्य प्रदेश में भी लेबर इंस्पेक्टर को खत्म करके इंडस्ट्री लिस्ट क्या कर रहे हैं, उद्योगपति क्या लूट रहा है, क्या मजदूरों का शोषण हो रहा है, अब कोई जांचने भी नहीं जाता जी। कोई शिकायत भी नहीं सुनने वाला है। बाहर की जो फैक्ट्रियां आ गई हैं, यहीं पर आपके मिसरौद के पास है वर्ल्ड वाइड डायमंड की फैक्ट्री, वहाँ 1000 लड़के लड़की नौजवान काम करते हैं। हड़ताल के आंदोलन किया, कोई सुनने को तैयार नहीं, कोई बात करने को तैयार नहीं। तंबू उखाड़ देती पुलिस, पूरी का पूरी तरह करे तो मजदूर क्या करे। इसलिए ये सारी बातों को लेकर के ट्रिब्यूनल ने बहुत संयम बरता, ट्रिब्यूनल ने बड़ी जिम्मेदारी निभाई। और सरकार का जिस तरह भूमि अधिकारों में कह दिया प्राइम मिनिस्टर ने कि हम 5वीं बार कोई अध्यादेश नहीं लाएंगे। मजदूरों के बारे में कोई बात नहीं कही ऐसी, उनका कोई स्पोक्समैन नहीं कहा कि आपकी मांग हम 3 महीने पूरा करेंगे, इतना देना चाहते हैं। ये भी नहीं कहा कि हम कितना देना चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं। ये बात पूरी एक बात हो जाए, मिनट्स तैयार हो जाए, लिखित बात हो जाए, तो सरकार की तरफ से कोई बात नहीं हो पाई। जैसा कि गिरिजा शंकर जी ने बड़ी बात कही कि सारा कारपोरेट के दबाव पर जी, मल्टीनेशनल के दबाव पर जी, यहाँ भारत हेवी का कारखाना है जी, उसको पावर सेक्टर का कोई ऑर्डर नहीं मिल रहा जी। 21,000 करोड़ 500 का ऑर्डर अडानी, अंबानी, साइरस को दे दिया, बीएसएल को नहीं दिया जी। तो मतलब इतना प्राइवेटाइज हो रहा है। खुद रेलवे का कारखाना है सरकार का, उसने मोटर्स का ऑर्डर बीएसएल को नहीं दिया, मल्टीनेशनल कंपनी सीमेंस को दे दिया, अलस्ताम को दे दिया। इस तरह कारपोरेट जगत पूरी तरह से हावी हो रहा है, मजदूर भूखों पे भूखों मर रहा है। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं रहा कि हम अपनी ताकत को, हम अपनी बात को सड़क पर ले जाकर के संसद में बात किया नहीं सुनने को तैयार। मतलब ये कि तिवारी जी जो कह रहे हैं वो कहीं न कहीं लग रहा है कि भारतीय मजदूर संघ सरकार से प्रभावित है, ऐसा लगता है क्या त्रिपाठी जी? ये तो भारतीय मजदूर संघ नहीं बता सकता, लेकिन एक बात ये सत्य है, वो खुद भी कहा कि खुद अगुवाई कर रहे थे जी, खुद उन्होंने पूरी बात किया। और क्यों चले गए ये वो जाने और दूसरे जाने, लेकिन हमें जरूर कहना चाहेंगे कि चूंकि हमको कल फिर जरूरत पड़ेगी, हम कोई इतना बिटरनेस ऐसी बात नहीं करना चाहते। हमारी तो रोज लड़ाई है, रोज संघर्ष है, दिन पर दिन संघर्ष है। इसलिए हम अपेक्षा रखेंगे कि भारतीय मजदूर संघ फिर अभी जो तिवारी जी ने कहा हम इनकी आधी मदद कर रहे हैं, आधी नहीं कर रहे। मैंने कहीं आपको दुख है कि भारतीय मजदूर संघ साथ में नहीं आपके? बहुत दुख बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। वो लीड ही कर रहे थे जी, सेनापति थे तरह से जी, और प्राइम मिनिस्टर से बात कर रहे थे, सारी बातें कर रहे थे, उन्हीं कहने सब लोग जा रहे थे।
पूरा एजेंडा तैयार कर रहे थे, चाहे नेशनल लेवल पे हो चाहे प्रोविंस लेवल पे हो। बहुत दुख है हम लोगों को। सेनापति ने यही रण छोड़ दिया। खैर सेनापति के पास सेना नहीं भागी जी, सेना है, सेनापति हम उनके ये भी नहीं कहूँगा मैं, लेकिन वो पूरी तरह से हम लोग एक समन्वय के साथ चलते थे और हम उम्मीद करेंगे कि आज भी, भविष्य में भी, कल भी वो उस समन्वय को कायम रखा जाएगा। बिल्कुल, हम सेनापति जी के पास जाएंगे, लेकिन हमारे साथ एक दर्शक हैं सागर से पप्पू। पप्पू जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, अपना सवाल करें। सर, मेरा सवाल है कि केंद्र सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट, मध्य प्रदेश सरकार जी सर गरीबों को हटाना चाहती है या गरीबी हटाना चाहती है, ये समझ में नहीं आता है। इनके सर कानून और बढ़ती महंगाई, दाल है सर 100 रुपया से ज्यादा महंगी हो गई है। और आपका सवाल क्या है पप्पू जी? सर जो कानून बन रहे हैं सर, जो मोटर व्हीकल एक्ट में जी सर, इनमें सुधार होना चाहिए। जी, ये अभी खैर मोटर व्हीकल एक्ट से संबंधित हम गिरिजा जी से ही उत्तर ले लेंगे। हमारे साथ एक और दर्शक है कोरिया से, शिवराम जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, अपना सवाल करें। त्रिपाठी जी नमस्कार। जी नमस्कार। मैं आपके माध्यम से ज्ञान तिवारी से जानना चाहता हूँ जी कि हड़ताल के पहल के संबंध में इन्होंने ही पहल किया था जी, और सभी ट्रेड यूनियन को एक मंच पे लाया था जी। आज क्या बात है कि ये भाजपा की पार्टी के दबाव में या कि आरएसएस के दबाव में ये आज इस महाबंद से हट रहे हैं? बिल्कुल, आपका सवाल आ गया है हमारे साथ जी, आपका सवाल आ गया है। हम तिवारी से उत्तर ले लेते हैं क्योंकि और भी हमारे साथ दर्शक हैं। हमारे साथ भोपाल से ही योगेश जी हैं। योगेश जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल करें। सर, मेरा सवाल तो सर आपसे है कि शनिवार और इतवार को आप क्यों नहीं आते? जी योगेश जी, बिल्कुल आपने सवाल किया है, हमारी भी एक मजबूरी है। हमारा सोमवार से शुक्रवार तक ये कार्यक्रम होता है। हमने विशेष कार्यक्रम रखे हैं शनिवार और इतवार के लिए, जो हम जल्द प्रारंभ करने वाले हैं। एक कार्यक्रम है महाबली और एक कार्यक्रम है लाट साहब, तो हमने ये समय उनके लिए दिया है। उसे आपका धन्यवाद, आप हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुए, आपने सवाल किया। तिवारी जी, हमारे साथ कोरिया में के दर्शक ने सीधे आप पे आरोप लगाया है कि आपने ही सारी भूमिका तैयार की। त्रिपाठी जी इंटक के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने भी ये कहा, और उसके बाद अचानक ही निर्णय होना, जैसा आपने कहा कि ये 8, 6, 7 ऐसे बिंदु थे जिसमें केंद्र सरकार ने सहमति दी। अचानक आपको कैसे याद आ गया? सहमति दी है तो आपने जब भूमिका बनाई थी उसके 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन पहले ही आपको मालूम हो गया होगा। सीधे आरोप लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप पे दबाव है। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, भाजपा का हो, संघ का हो, ये मुझे मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन दर्शक कह रहे हैं। हम चाहेंगे आप उन दर्शक को संतुष्ट करें। ऐसा है कि त्रिपाठी जी, भारतीय मजदूर संघ रिस्पॉन्सिव कोऑपरेशन के आधार पर किसी भी सरकार का किसी भी विषय का समर्थन या विरोध करता है जी। मजदूरों का हित यदि उसमें है तो उसका समर्थन करेंगे, और यदि मजदूरों का हित उसमें नहीं है, मजदूरों का शोषण हो रहा है उसमें, या कोई उनका जो लाभ मिलता है मजदूरों को, उसको मजदूरी मिलती है, उसमें कहीं उसको कोई बाधा आती है तो भारतीय मजदूर संघ उसका विरोध करता है जी। त्रिपाठी जी के साथ या अन्य श्रम संगठनों के साथ हम पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। मजदूरों के हित में हम हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन हमारा जो मैंने पहले कहा है रिस्पॉन्सिव कोऑपरेशन, सरकार ने हमें कुछ महत्व दिया है, हमारी कुछ बातें मांगी, जो मांगे थी वो मान ली है सरकार ने। तो हम, सरकार ने 3 महीने का समय मांगा, 3 महीने के बाद अचानक कल शाम को ये पता चला था? अचानक नहीं, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की बैठक 26 और 27 तारीख को हुई थी और उसमें ये सहमति बनी है। इंटक के भी नेता उसमें थे और दूसरे श्रम संगठनों के भी नेता उसमें थे। केवल भारतीय मजदूर संघ अकेला कहीं चर्चा के लिए नहीं गया किसी के पास भी, सभी ट्रेड यूनियन मिलकर चर्चा के लिए गए थे। वहाँ सहमति बनी थी और उसमें उन्होंने समय मांगा है। मेरे पास केंद्रीय श्रम मंत्री का एक पत्र भी है जिसमें उन्होंने जो बातें मान रहे हैं, जो बातों पे स्वीकार है, वो उन्हें सहमति बनी है, उसके बारे में उसमें उल्लेख किया है उन्होंने। और ये त्रिपाठी जी का कहना उपयुक्त तो नहीं है कि अचानक कोई निर्णय हुआ। त्रिपाठी जी नहीं बोल रहे, आपका सीधे एक दर्शक कोरिया से सवाल कर रहा है, हमें संभवतः वो मजदूर यूनियन से जुड़े होंगे, उन्होंने सवाल किया है। और ये हम लोगों को, हमें भी थोड़ा अटपटा लग रहा है कि आपने, जैसा त्रिपाठी जी ने भी कहा और इसके पहले दर्शक ने भी आपसे सवाल किया कि पूरी भूमिका आपकी बनाई है, पूरी अगुवाई आप कर रहे थे, आप सेनापति थे। ये आप खुद बोल रहे हैं कि 26 और 27 तारीख को GOM की बैठक हुई, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की बैठक हुई, उसमें
ये तय हुआ। और ये निर्णय आपका कल आया है, जो अखबारों तक, टीवी चैनलों तक जो निर्णय आया है वो कल आया है रात में अचानक कि अब आप उसमें शामिल नहीं है। ये तो 6 आज 1 तारीख है, 5-6 दिन का अंतर होता है तिवारी जी। ऐसा है कि 29 तारीख को हमारा प्रेस नोट जारी हुआ है, केंद्र जो हमारा है दिल्ली से, और उसके आधार पर वो प्रेस नोट हमने सब जगह भेजा है। हमने 28 तारीख को या 29 तारीख जैसे ही प्रेस नोट हमारे पास आया दोपहर को, हमने सब जगह डिस्पैच किया। हमारे जो कार्यकर्ता मैदान में लगे हुए थे सभी जिलों में, उन सबके पास हमने संदेश भेजा, और यहाँ प्रेस नोट भी हमने भेजा है। तो ये नहीं कह सकते हैं कि अचानक कल रात को हुआ है, ये 2 दिन पहले की डेवलपमेंट है। अब हम लोगों को तो कल ही मालूम पड़ा है, जो मीडिया के माध्यम से लोग मालूम पड़ता है। तिवारी जी, हम आपके पास फिर आएंगे। यहाँ एक हमारे दर्शक ने सवाल किया था, और जब हमारे किसी दर्शक का सवाल हम लोगों के हम जवाब देने से हमारी कुवत से बाहर होता है, तो हम वो सारे सवाल गिरिजा शंकर जी की तरफ फेंक देते हैं। गिरिजा जी, एक सवाल दर्शक ने किया है जो हमारे सामने, एक ये है कि सभी दुर्घटनाओं के लिए चालक को जिम्मेदार बनाकर कठोर दंड का प्रावधान, टैक्सी, ऑटो, बस, ट्रालक, ओटी, जो भी है, इस तरह से थोड़ा सा जो सेंट्रल से जो परिवहन कानून नया आया है वो काफी कठिन लग रहा है। तो हमारे दर्शक ने कहा कि ये इसमें और ज्यादा परेशानी होगी, बस ऑपरेटरों को परेशानी होगी। एक बात है कि अगर 15 साल की बस हो जाती है तो उसको कंडम घोषित कर दिया जाएगा। ये अगर कुछ मोहलत दी जाती कि हम 4 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद हम ये नियम लागू करेंगे कि जो 15 साल से ज्यादा की बस हो जाएंगी, चाहे बस स्कूल की हो या चलने वाली हो, या 25 सीटर बस जो होगी उसको 75 किलोमीटर से आगे हम पर अनुमति नहीं देंगे। तो संभवतः जो व्यापारी, जो बस ऑनर जो अभी है, वो अगर इस धंधे में जाना चाह रहा, अगर पहले से इसको बता दिया जाता तो हो सकता नहीं जाता। नहीं, देखिए ऐसा है, ये 2 अलग अलग मुद्दे हैं। एक तरफ जो बस या जो टैक्सी ओनर हैं, ये उनकी समस्या है, और एक तरफ श्रमिकों की, मजदूरों की, कामगारों की समस्या है। ये इत्तेफाक है कि दोनों का आंदोलन एक ही दिन हो रहा है, लेकिन इन दोनों का कोई ताल्लुक नहीं है, दोनों अलग अलग मुद्दे हैं। जहां तक किसी भी वर्ग के मांग का सवाल है, तो उस मांग का जब तक पूरी तौर पर परीक्षण न किया जाए, तब तक ये कहना बहुत मुश्किल है कि जो हमारे सवाल करने वाले लोग हैं उनकी बात सही है या सरकार जो करने जा रही वो सही है। मोटे तौर पर हम ये मान के चलते हैं कि उदारीकरण के दौर के बाद से चाहे सरकार जी। गिरिजा जी, हमारे साथ कुछ और दर्शक हैं जो सवाल करना चाह रहे हैं। जी, शिवपुरी से हमारे एक दर्शक हैं राजेश नामदेव जी। नामदेव जी, आपका स्वागत है, सवाल करें आप। सर, मेरा सवाल ये है, यहाँ पूरे मध्य प्रदेश जिले में एनसीबी में क्या है, टेंडर कर दिया गया है, किसी एक्सल वर्ड कंपनी को ठेका दे दिया गया है, जिसमें मेरा भाई भी कार्यरत था। आज उनको कंपनी ने हवाला दे के हटा दिया है कि आपकी एज 30 साल से ऊपर हो गई है, और जितने भी मध्य प्रदेश में 30 साल से ऊपर के लड़के, एज के लड़के हैं, सबको हटा दिया है सर। और फिर से कौन से एक्सल वर्ड जी? हाँ, एक्सल वर्ड कंपनी है जी। उस कंपनी को 3 साल का ठेका दे दिया गया है जी। और उस कंपनी ने क्या, जो पूर्व से काम कर रहे थे 3-3, 4-4, 8-8 वर्ष से, उन सब लड़कों को हटा दिया गया। हजारों की संख्या में पूरे ऑल मध्य प्रदेश का ये मामला है, उसी के बारे में कहना चाहता हूँ। बिल्कुल, आपने बहुत सही मौके पे सवाल किया है। हमारे पास 2 मजदूर धुरंधर हैं, मजदूरों के नेता। हम दोनों से उत्तर लेंगे कि क्या आप शिवपुरी पे जाके आपने जो समस्या बताई है उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ एक और दर्शक हैं उमरिया से, जावेद जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल करें। जी सर, मैं ये नमस्कार जी। मैं आप लोगों से ये सवाल करना चाहता हूँ सर, जो ठेका मजदूरी में रखे जाते हैं कर्मचारी माइंसों में, तो क्या कभी ये नियमित भी होंगे कि ऐसे ही रखा जाएंगे, और क्या इनके न्यूनतम वेतन में जो 15,000 की मांग है, ये कभी बढ़ोतरी भी होगी कि बस इतना ही सीमित कर दिया जाएगा? बिल्कुल, आपने सही कहा। ये हम उत्तर नहीं दे सकते, हमारे सरकार की तरफ से हम कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन हमारे साथ जो आप लोगों के नुमाइंदे हैं वो हैं, हम उनसे आपका भी उत्तर लेंगे। हमारे साथ एक और दर्शक है, हम 3 दर्शकों के एक साथ उत्तर लेंगे। लगता है हमारा उनसे, ये मंदसौर से हमारे दर्शक से, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा। जी त्रिपाठी जी, अभी 2 सवाल आए हैं जो आपसे जुड़े हैं। एक शिवपुरी से है, दूसरा एक सवाल उमरिया से है, जिन्होंने कहा कि 15,000 ठेके पे ही हम लोग रहेंगे या नहीं रहेंगे। हम उत्तर जानेंगे, लेकिन पहले हम गिरिजा जी का उत्तर ले लें, उनका सवाल उत्तर पूरा हो जाए, उसके बाद हम आपके पास आते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या की तरफ इन दर्शकों ने ध्यान आकर्षित किया है जी। ये आप, मुझे याद आता है 1980 में जब दिल्ली राजहरा में शंकर गुहा नियोगी ने जो आंदोलन किया था, वो पूरा का पूरा आंदोलन इसी ठेका मजदूरी पर था कि तमाम जो खदानों में काम करने वाले लोग थे वो ठेकेदारों के मातहत थे, और उनको किसी तरह कोई लाभ
सरकारी नहीं मिलता था, वो बहुत बड़ा आंदोलन था और बाद में सरकार को उनकी बात माननी पड़ी थी। वो आंदोलन हिंसक हो गया था और आपने देखा होगा कि शंकर गुहानियोगी उसके बाद कितने बड़े श्रमिक नेता के रूप में उभरे थे। मुझे ताज्जुब होता है कि 80 में जो एक विकराल समस्या थी ठेका मजदूरी की, वो 2015 के आने तक उसका समाधान होने के बजाय इसका लंबा विस्तार हुआ है। आप देखेंगे कि सरकार में हर स्तर पर ठेके से और वो जो प्लेसमेंट सर्विसेज के जरिए नौकरी लगाई जाती है और उनका बेतरह शोषण होता है। और ये मामला केवल राज्य सरकार का नहीं है, ये पूरे देश में है। और जिस मैं उदारीकरण की बात आपसे कह रहा था, ये उसी का परिणाम है कि अब सरकारें नौकरी देने की जिम्मेदारियों से मुक्त होकर सारा का सारा जो कामगारी का जो पूरा कारोबार है वो ठेकेदारों के जरिए करा रहे हैं। और जो बिजली कंपनी की जो जिक्र किया उन्होंने, फिर वो ठेकेदार के हाथ में है कि वो तनख्वाह कितनी दे, उनको पीएफ दे कि नहीं दे, उनको छुट्टियां दे कि नहीं दे, और जब चाहे तब उनको नौकरी से निकाल दे। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। मुझे नहीं मालूम कि जो श्रमिक जो आंदोलन जो कल हो रहा है उसमें इस ठेकेदारी प्रथा पर और जो बड़े पैमाने पर लगातार फैली है उसको कितना वजन के साथ उठाया गया है या नहीं उठाया गया है। लेकिन इन दोनों दर्शकों ने एक ऐसे बहुत जरूरी जो मुद्दा है उसकी ओर ध्यान आकर्षित किया है। और मुझे लगता है कि सरकार के साथ साथ हमारे जो ट्रेड यूनियन के नेता हैं उनको इन मांगों की तरफ पूरी गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, हम त्रिपाठी जी के पास ही चलते हैं। जो आपने कहा, क्या त्रिपाठी जी ये मुद्दा जो ठेकेदारी प्रथा वाला मुद्दा है कल की हड़ताल में शामिल है? दूसरा, एक शिवपुरी के जो हमारे दर्शक थे, क्योंकि आप लोगों को उन्होंने देखा और उनको उम्मीद जगी कि शायद आप लोग हैं, आप उनके नुमाइंदे हैं, आप उनके हक की लड़ाई लड़ेंगे, तो क्या उनको भी न्याय दिलाने की प्रक्रिया में आप आगे बढ़ेंगे? जी त्रिपाठी जी। एक तो जहाँ तक ठेका प्रथा का सवाल है उसमें 2 सितंबर की हड़ताल मुख्य है। जो हड़ताल है वो ठेका प्रथा को लेकर के न्यूनतम वेतन 15,000 रुपए किया जाए, समान काम का समान वेतन दिया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय है। और इसके साथ ही सारी की सारी लड़ाई जो है 2 सितंबर की वो ठेका प्रथा को लेकर के है। क्योंकि जैसा कि विजय शंकर जी ने कहा कि परमानेंट कर्मचारियों की नौकरी तो गायब हो गई है। अब किसी की भी फैक्ट्री हो, रायगढ़ में हमारी जिंदल की फैक्ट्री है स्टील की, 19,000 ठेका श्रमिक है और 1,000 बड़े मुश्किल से परमानेंट कर्मचारी है। और उनका ESI है, उनका फंड है, उनका मिनिमम वेतन है, वो सारा का सारा न होने की वजह से ही हम लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार की तरफ से 16, 26, 27 तारीख को ये भी नहीं कहा गया कि हम न्यूनतम वेतन के लिए क्या करेंगे, और सरकार का कोई स्पोक्समैन भी नहीं आया। मैं ये कह रहा हूँ वो हमने ये किया, हमने ये बात किया, ये नहीं किया, ट्रेडर्स को भी नहीं बताया, प्रेस को भी नहीं बताया, मीडिया को नहीं आया। तो हमारी सारी लड़ाई जो है वो ठेका श्रमिकों के परमानेंसी की भी है, उनका न्यूनतम वेतन की भी है, नेशनल वेज की भी है कि राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारण किया जाए इसका, और समान काम के लिए समान वेतन दिया जाए। और इसके लिए बड़ी भारी हम अपनी ताकत को इकट्ठा कर रहे हैं, उनको जागृत कर रहे हैं। और ये लड़ाई जो सितंबर की है वो इसी के लिए है। जहाँ तक मजदूरों की किसी भी समस्या का सवाल है, हम लोग पूरी तरह से उसके साथ शिवपुरी के साथ जी का जो बात कही है, हम उनकी समस्या के लिए बात भी करेंगे, देखेंगे भी और वहाँ पहुँचने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन ये कल 2 सितंबर की लड़ाई मुख्य रूप से अनऑर्गेनाइज असंगठित कर्मचारियों की है। अब इस देश में संगठित कर्मचारी 8% है और 92%, 92% असंगठित कर्मचारी है। और ये 2 सितंबर की हड़ताल जो डिमांड मांग है वो 2009 से चली आ रही है, पहले भी हम लड़े हैं और ये 1 साल से अभी सरकार में भी लड़ रहे हैं। और जब कोई सब रास्ता बंद दिखा तो हमारे सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं था कि हम लोग 2 सितंबर की निर्धारित हड़ताल पर न जाएं। इसलिए ठेका श्रमिकों का जो सवाल है, उनका जो रूट, उनको 5 गांव चाहिए। महाभारत की जो पहली लड़ाई हुई वो पहला आर्थिक युद्ध था, उसमें कहा जनता के रिप्रेजेंटेटिव ने हमको 5 गांव चाहिए। वो 5 गांव बरखेड़ा, पिपलानी, हबीबगंज, नरेला और गोविंदपुरा नहीं थे, वो 5 गांव थे। रोटी, कपड़ा, मकान, दवा और शिक्षा, इन 5 गांव की लड़ाई शुरू हुई महाभारत युग में और आज भी 5 गांव की लड़ाई लड़ रहे हैं। सबको रोटी, कपड़ा, मकान और दवा और शिक्षा का प्रबंध किया जाए। तो ये पूरी लड़ाई जो है महाभारत होगा इसके लिए, और महाभारत पैटर्न पर मजदूरों की लड़ाई लड़ने के लिए इस देश का मजदूर संगठन प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है। बिल्कुल, आपने कहा, आपने शिवपुरी के हमारे दर्शक जो हैं जिन्होंने बड़ी अपेक्षा के साथ आपसे सवाल किया होगा, आपने उनको धैर्य दिलाया, आपने कहा हम उनके साथ होंगे
संभवतः उनकी जो समस्या है, जो जिन मजदूरों की समस्या का उन्होंने के बारे में सवाल उठाया उस पूरा हो। हम तिवारी जी के पास जाएंगे, लेकिन हमारे साथ 2-3 दर्शक हैं अलग अलग जगहों से, हम उनसे पहले सवाल ले लेते हैं। जी मोहन राव जी कोरिया से आपका स्वागत है, अपना सवाल करें। त्रिपाठी जी नमस्कार। जी नमस्कार मोहन राव जी, सवाल करें, समय कम है हमारे पास। हाँ, सवाल ये है कि कोल इंडिया में 5 लाख ठेका मजदूर खदान के भीतर काम करते हैं जी। अगर कल को उनको मैनेजमेंट या ठेकादार निकाल के नौकरी से, तक ये 5 ट्रेड यूनियन उनको ड्यूटी दिला पाएंगे? जी हमारे साथ इस समय भारतीय मजदूर संघ के और इंटक के दोनों के पुरोधा यहाँ बैठे हैं, हम उनसे जान लेते हैं। लेकिन हम एक और दर्शक का उत्तर ले लेते हैं जो भिलाई से हैं हमारे साथ। अवधेश जी आपका स्वागत है, अपना सवाल करें। लगता है अवधेश जी से हमारा संपर्क नहीं हो पाया, टेलीफोन कट गया। हमारे साथ भोपाल से एक और दर्शक हैं, ब्रिज यादव जी। ब्रिज जी आपका सवाल, आपका स्वागत है, अपना सवाल करें। नमस्कार सर जी सवाल करें ब्रिज जी। मेरा सवाल ये है कि सर हम भी 17-18 साल से डेली बेस पे नगर निगम में आज दिन तक हमें परमानेंट नहीं करना, जबकि सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश है कि जिनको 10 साल होगा उनको नियमित किया जाए। जी जी आपका सवाल आ गया ब्रिज जी। आप नगर निगम में भी आपको परमानेंट नहीं किया, आप दैनिक वेतन भोगी में काम कर रहे हैं। हम आपका भी उत्तर लेंगे अपने दोनों प्रोधाओं से, दोनों मजदूर नेताओं से। हमारे साथ एक और दर्शक है छत्तीसगढ़ से, संदीप जी आपका स्वागत है, अपना सवाल करें। हाँ सर जी। हाँ, मैं बोलना चाहता हूँ सर कि मेरा वो जो 10 हमने बिल दिए थे उसका बताया नहीं कुछ, वो बंद कर दिया, हड़ताल नहीं जाना करके। जी क्या? जो 10 हमने बिल पास किया था ये होगा करके जी, उसका हमको जवाब चाहिए कि क्या क्या हुआ है करके, क्या क्या मिलेगा करके। आपका सवाल कर रहे हैं तिवारी जी से। तो तिवारी जी ने कहा कि जो हमारी मांगे थी उनमें कुछ मांगों को केंद्र सरकार ने मान लिया है, इसलिए हम हड़ताल पर नहीं जा रहे हैं। तो वो दर्शक जानना चाहते हैं कि वो मांगे कौन सी है जो मान ली गई है। जी तिवारी जी चाहेंगे संक्षेप में आप उनको बता दें, फिर हम त्रिपाठी जी के पास जाते हैं। जी तिवारी जी। वो जो ठेका मजदूर के बारे में एक बंधु ने अभी पूछा था जी, सरकार से जो सहमति हुई है जी, उसमें ठेका मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी 15,000 देने के लिए उद्योगों पे सरकार दबाव बनाएगी और उनसे ये कहेगी कि इनको न्यूनतम मजदूरी दी जाए। इस बात पे सहमति हुई है। इसके अलावा बोनस की जो न्यूनतम सीमा, अधिकतम सीमा 3300 थी, उसको बढ़ाकर 10,000 से 21,000 तक की उसमें लिमिट के बारे में सहमति हुई है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ताओं, इनके बारे में सहमति हुई है कि इनको एक तो न्यूनतम वेतन दिया जाएगा और उसके अलावा मतलब देने का प्रयास करेंगे, और इसके अलावा इनको ESI और PF में की योजना में इनको शामिल किया जाएगा। ये बहुत बड़ा निर्णय है ये, और हम चाहेंगे सरकार इस बारे में शीघ्र ही आदेश जारी करे। इसके अलावा कुछ और भी बिंदु हैं। केंद्र द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन अनिवार्य रूप से सभी उद्योगों में और राज्यों में समान रूप से लागू हों। तो ये भी एक बहुत बड़ा निर्णय है। तो ये कुछ ऐसे निर्णय हैं 5-7 कि यदि इनके बारे में सरकार शीघ्र आदेश जारी करती है तो बहुत बड़ा वर्ग मजदूरों का इसमें लाभान्वित होगा। जो वर्षों से हम इनके लिए लड़ाई लड़ रहे थे, वो लड़ाई पूरी हो सकती है। हम धैर्य रखेंगे 3 महीने तक, और 3 महीने में सरकार ने यदि कोई कार्रवाई नहीं करी तो हम फिर से सभी ट्रेड यूनियनों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। तो तिवारी जी जरूरी तो नहीं है कि वो सारे ट्रेड यूनियन, जैसे आप इस बार हट गए, सारे ट्रेड यूनियन आपके साथ फिर खड़े हो जाएं? हम अकेले लड़ेंगे, उनके लिए लड़ेंगे। और एक कोरिया से हमारे दर्शक ने सवाल किया था कि वहाँ अंडर माइंस है, वहां भी ठेका दे दिया गया है, और सामने ठेका की बात करते हैं, यहाँ जितने भी बिजली कर्मचारी हैं ये सारे ठेके पे हैं, आपके नाक के नीचे हैं। जो लाइन में चढ़ता है, पोल में चढ़ता है, करंट से लग के मर जाता है, MPB उसके लिए नहीं बोलती कि हमारा कर्मचारी, वो ठेकेदार का कर्मचारी। त्रिपाठी जी न केवल MPB या कोयला खदान, आप अपने मंत्रालय में जाइए वल्लभ भवन में, वहां भी बड़ी संख्या में ठेके में कर्मचारी काम करते हुए मिल जाएंगे। पूरा वल्लभ भवन ठेके पे है करीब। जी जी 50% जी। हमारे साथ हम त्रिपाठी जी के पास जाएंगे, गिरिजा जी आपके पास भी आएंगे, लेकिन हमारे साथ एक मीटर एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष हैं सीहोर से, जो अपना सवाल करना चाह रहे हैं। जी अपना सवाल करें। सर मैं वीरेन श्रीवास्तव बोल रहा था, मीटर रीडर। जी श्रीवास्तव जी सवाल करें। सर सवाल ये है कि 15 साल हो गए मीटर रीडिंग का काम करते करते। जी
सर ये लोग कहते हैं कि नहीं ITI नहीं करा, आप अनट्रेड हो सर, इसलिए हमको हटा दिया और 15 साल काम करते करते हो गए सर हमको। बिल्कुल, आप भी मजदूर। त्रिपाठी जी, एक बड़ी समस्या यहाँ है, हमने MPB पे कई बार डिस्कशन किया। एक बड़ी बात यहाँ आई कि जो ठेके पे मीटर रीडिंग या बिजली सुधारने का काम किसी कंपनी को दे दिया जाता है, तो उस दौरान वो उसकी क्वालिफिकेशन नहीं देखी जाती, ITI है क्या है जो भी है अलग अलग, और उसको रख लिया जाता है। अगर उसकी डेथ हो जाती है तो बोल देते हैं हमारे साथ नहीं है, किसी दुर्घटना हो जाती है। लेकिन जब परमानेंट करने की बात आती है, वेतन बढ़ाने की बात आती है, तो उसको क्वालिफिकेशन देखते हैं। ये एक गंभीर समस्या है। क्या इस तरफ भी आप ध्यान देंगे, आपका मजदूर संगठन ध्यान देगा? और दूसरी तरफ तिवारी जी ने जो बातें हमारे दर्शकों को बताई कि ये मान ली गई है, आप सहमत हैं उनसे? देखिए, तिवारी जी ने जो बात कही, तिवारी जी ने खुद उसका उत्तर दे दिया कि सरकार ने कहा कि मैं उद्योगों पर दबाव डालूंगी, सरकार ने नहीं कहा कि मैं अध्यादेश जारी करूंगी, सरकार ने ये नहीं कहा कि मैं कानून बना दूंगी। उद्योगपतियों पर दबाव तो हजारों कई वर्षों चल रहा है। उद्योगपति कोई दबाव डालने से पैसा देने वाला है, सरकार को इसके लिए कानून बनाना चाहिए। और कानून जब बनेगा तभी ठेका प्रथा खत्म होगी, प्रभावित होगी, मिनिमम जो वेज है वो होगा। और जहां तक सवाल सरकार दबाव डालेगी, सरकार सारा का सारा निर्णय जो अनिश्चितता का है, इसलिए तिवारी जी ने भी कहा कि 3 महीने बाद फिर लड़ेंगे हम। तो जब लड़ाई शुरू ही हो गई है, तिथि निश्चित हो गई है, तो उसको टालने कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब कि सरकार 2 दिन बैठी बात करती रही, और बात इसलिए करती रही कि जिससे मजदूर आंदोलन कमजोर हो, मजदूर आंदोलन में आपस में फूट पड़े, मजदूर आंदोलन आपस में झगड़ जाए। सरकार का डिवाइड एंड रूल जो नीति है उसमें वो कामयाब हो सकती है, लेकिन 26-27 की बात में कोई बात दम नहीं है। अब जो डिमांड रखी गई है उनमें न्यूनतम वेतन था, 3000 रुपए पेंशन थी, और परमानेंट जॉब के में परमानेंट टाइप के काम के लोगों को दिया जाए और ठेका श्रमिकों को न रखा जाए। आज हर जगह संविदा के नाम पर, चाहे एजुकेशन हो चाहे अस्पताल हो, हर जगह पर वो एक तरह से उसका नाम बदल दिया गया है। जैसे हिंदुस्तान में टॉयलेट कहते हैं, कहीं शौचालय कहते हैं, अमेरिका में जाके हम उसको रेस्ट रूम कहते हैं, लेकिन है वो एक ही चीज। उसी तरह अलग अलग उन्होंने कहीं संविदा समिति बना दिया, कहीं कोई बात कर दी, वो सारा का सारा काम ठेका का है। और ठेके में के बारे में सरकार ने कोई भी निर्णय नहीं लिया, न्यूनतम वेतन के बारे में कोई नहीं लिया। जहाँ तक मीटर रीडर का सवाल है, उनकी हालत बड़ी दयनीय है। हमने सतना में भी देखा उनका आंदोलन, हमने सीधी विभिन्न प्रदेश में तो उनकी और हालत खराब है। आप काम करा रहे हैं तब तो योग्य है, 10 साल बाद कोई आदमी जिस काम में काम करता है अपने आप एक्सपर्ट हो जाता है। उस आधार पर सरकार की जो परमानेंट की न्यूनतम वेतन है, उसने न्यूनतम वेतन उसको परमानेंट किया जा सकता है, जो भ्रष्ट कहा, जो चपरासी का है। लेकिन नहीं करना है तो कहेंगे तुम ITI नहीं हो, तुम डिप्लोमा नहीं हो। ये सारे के सारे बहाने हैं। इसीलिए इन सब बातों को लेकर के, समग्र बातों को लेकर के 2 सितंबर को हिंदुस्तान की तमाम ट्रेड यूनियंस, फेडरेशन और सेवा जितने भी संगठन है, सारे के सारे लोगों ने हड़ताल का निर्णय लिया है। और इसमें मुख्य रूप से अनऑर्गेनाइज, असंगठित श्रमिक जो 92% इस देश के अंदर है, ठेका में काम करता है, भूखों में काम करता है, सड़कों में काम करता है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में काम करता है, तमाम काम वालों के लिए ये महाअभियान, महाआंदोलन जो 2 सितंबर का निर्धारित किया गया है। जी जी जी, तिवारी जी के पास हम बाद में जाएंगे। गिरिजा जी, आपने यहाँ एक बात देखी होगी, एक सुना होगा चर्चा के दौरान जो निकला, डिवाइड एंड रूल वाली। एक साथ संगठन थे पूरे, अब तिवारी जी बोल रहे हैं 3 महीने बाद, त्रिपाठी जी उनका अनुरोध कर रहे हैं कि नहीं कल ही आप आइए। आपने इस पूरा ये डिस्कशन है, इसमें आपने क्या निष्कर्ष निकाला? देखिए, मैं ट्रेड यूनियनों की राजनीति को बहुत लंबे समय से देखता रहा हूँ। हर ट्रेड यूनियन किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के स्पॉन्सर्ड होती है, उनका एक अंग होती है, और वो अपनी पॉलिटिकल जो मदर पॉलिटिकल पार्टी है उसके खिलाफ वो कभी जा नहीं सकती। जब भी उनको ये तय करना होता है कि उनको श्रमिकों के साथ रहना है या अपनी पॉलिटिकल पार्टी के साथ, तो चाहे वो तर्क कुछ भी दें, लेकिन उनको हमेशा रहना होता है अपनी पॉलिटिकल पार्टी के साथ। मजदूर संघ ने इस आंदोलन की जो भूमिका बनाई और अगुवाई ली, शायद उनको लगा होगा कि सरकार हमारी पार्टी की है और हमारी अगुवाई में जो मांगे हैं उन मांगों पर बेहतर बात हो जाएगी, और एक दबदबा दूसरी जो ट्रेड यूनियन है उनकी तुलना में BMS का दबदबा राष्ट्रीय स्तर पर हो जाएगा। कहीं न कहीं शायद वैसा नहीं हुआ, क्योंकि हर एक की ट्रेड यूनियन की भी अपनी अपनी राजनीति है, और उसी राजनीति के चलते ये संभव था नहीं
कि कोई भी ट्रेड यूनियन अपनी मदर पॉलिटिकल पार्टी के सरकार के खिलाफ जाके आंदोलन करे, ये चूंकि न पहले संभव था न आज संभव है। तो इस वास्तविकता को हमको समझना चाहिए। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा कि जो मैंने कहा कि हड़ताल होनी चाहिए, यदि मैं कह रहा हूं कि हड़ताल होनी चाहिए तो उसके पीछे मेरा तर्क ये नहीं है कि जो हड़ताल कर रहे हैं वो जायज है या उनकी मांगे सही गलत है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। मैं याद करता हूं कि 1980 में ठेका मजदूरों की समस्या इतनी विकराल थी कि उसके लिए हिंसक श्रमिक आंदोलन करना पड़ा और उसके बाद उनकी मांगों को सरकार को मानना पड़ा। इन 35 सालों में वही ठेका मजदूरों की छोटी समस्या जो उस समय भी बहुत बड़ी थी, आज उससे कई गुना विकराल हो गई। तो क्या इन 35 सालों में ये तमाम हमारे ट्रेड यूनियन क्या सोए हुए थे? क्योंकि उनकी सक्रियता कहां चली गई थी कि इन 35 सालों में उस समस्या को आज तक तो समाप्त हो जाना चाहिए था। आज ये बात ही नहीं आनी थी कि ठेका मजदूर या संविदा मजदूर या न्यूनतम वेज, ये तमाम चीजें तो उस दौरान ही हो जानी चाहिए थी। यदि इन 35 सालों में यदि समस्या मजदूरों की, श्रमिकों की बड़ी है, तो इसका मतलब ट्रेड यूनियन कल जितनी प्रासंगिक थी आज वो उससे कहीं अधिक प्रासंगिक है। और यदि इन 35 सालों में ट्रेड यूनियंस ने अपनी वो भूमिका नहीं निभाई कि श्रमिकों की, मजदूरों की उन समस्याओं को लगातार उनकी मौजूदगी के बाद वो समस्याएं बढ़ती रही, तो आज कम से कम वो चेतें और अपनी भूमिका को निभाएं और जो मजदूरों की, कामगारों की, श्रमिकों की या कर्मचारियों की समस्या है, जो बहुत वाजिब हक उनका है, उनका वो वाजिब हक दिलाने की दिशा में वो सक्रिय हों। और इसके लिए यदि आम पब्लिक को 1 दिन 2 दिन कोई असुविधा होती है तो उनको तो सहर्ष रूप से उस असुविधा को उनको सहना चाहिए, ताकि उनके ही अपने भाई जिनका हक बरसों से जिनका हक मारा जाता रहा है, उनके हकों की लड़ाई में उस आम जनता को भी शामिल होना चाहिए। बिल्कुल गिरिजा जी, हम त्रिपाठी जी के पास बाद में चलेंगे। तिवारी जी, चूंकि हमारा समय समाप्त हो रहा है, हम चाहेंगे जो एक गिरिजा जी ने उसको बहुत संक्षेप में उत्तर दीजिए जो गिरिजा जी ने कहा, और कल की जो जनता परेशान होगी उसको आप क्या संदेश देना चाहें? परेशानी हमारा मतलब आप स्ट्राइक कर रहे हैं, बसें नहीं चलेंगी, जो भी है, उसके कारण जनता को भी कोई आप संदेश देना चाहेंगे जो आम जनता है? तिवारी जी। एक बात तो मैं वो जो मीटर रीडर के बारे में जो बंधुओं ने पूछा था उसके बारे में मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारतीय मजदूर संघ मीटर रीडरों की समस्याओं को लेकर आने वाली 11 और 12 तारीख को भोपाल में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन आयोजित कर रहा है और उनकी समस्याएं सरकार के सामने हमने रखी है, चर्चा भी की है, लेकिन सरकार की ओर से कोई सकारात्मक पहल अभी तक नहीं हुई है और इसलिए आने वाली 11 और 12 तारीख को उनका एक प्रदर्शन भोपाल में हम आयोजित कर रहे हैं, उनकी समस्या के लिए लड़ रहे हैं। जो कल परेशान होगी जनता, उसके लिए भी कोई संदेश? अभी गिरिजा शंकर जी ने जैसा कहा है कि जनता परेशान होती है, लेकिन उससे दूसरे एक बहुत बड़े तबकों को लाभ मिलता है और इसलिए जनता को इस प्रकार की थोड़ी बहुत परेशानी आती है तो उसको थोड़ा सहन करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में जो बहुत बड़ा वर्ग लाभान्वित होगा वो उसकी दुख तकलीफ तो दूर होगी कम से कम। त्रिपाठी जी, समय समाप्त हो रहा, जनता को आप अपना ये कल के जो जनता परेशान होगी उनके बेटों के लिए, उन्हीं के लिए हड़ताल हो रही है जी। परमानेंट जो परेशानी है वो इस हड़ताल से दूर होगी। इसके अलावा भी हमने हेल्थ और अस्पताल और एजुकेशन को इस हड़ताल से दूर ही रखा है और जिससे कोई इसमें परेशानी ना ले पाए। और लेकिन परमानेंट उसकी दवा यही है को सब मिल करके, जो गरीब है उसी का बच्चा तो नहीं जा पाता स्कूल, उसी के लिए उसी की फीस है, उसी की रोटी है, उसी का कपड़ा है, उसी का मकान है, उसी का घर है। जो 5 गांव की बात मैंने आपसे कहीं निवेदन किया कि रोटी, कपड़ा, मकान, दवा और शिक्षा, इन 5 गांवों की लड़ाई कल 2 सितंबर की हड़ताल से ही उसका रिजल्ट निकलने वाला है, उनका हल निकलने वाला है। इसलिए जनता को धैर्यपूर्वक इस हड़ताल का समर्थन करना चाहिए, साथ देना चाहिए। जी त्रिपाठी जी, आपने हमारे इस खास कार्यक्रम में भाग लिया, आपने मजदूरों की बात कही, आपने जनता को जो संदेश दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तिवारी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करता हूं कि 3 महीने बाद आपको फिर से लड़ाई नहीं लड़ने पड़े, शायद संभवतः है। जी जी, आपका भी तिवारी जी बहुत बहुत धन्यवाद। गिरिजा जी, आपने जो अपनी विशेष टिप्पणी की जो मजदूरों के बारे में 1980 से आंदोलन और अब के आंदोलन का जो आपने कंपेरिजन किया, जो तुलना की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमने 2 विषयों पर चर्चा की। हालांकि कहने के लिए 2 मुद्दे थे, मगर स्वराज एक्सप्रेस के नजरिए से मुद्दा एक ही था और वह है जनता की जद्दोजहद का। कोई दफ्तर जाने की जद्दोजहद कर रहा होगा तो कोई अस्पताल न जा पाने के चलते इलाज से महरूम रह जाएगा।
तो दूसरी ओर स्कूल और कॉलेज का भी अघोषित अवकाश संभावित है, यानी बच्चों की पढ़ाई भी स्वाहा। मांगे मजदूर यूनियन की भी जायज हो सकती हैं और बस ऑपरेटरों की भी, लेकिन मांग की आवाज उठाने के तरीके से परेशानी होती है तो सिर्फ और सिर्फ आम जनता को। हड़ताल, बंद, चक्का जाम, रैली, रेल रोको जैसे आंदोलनों का परिणाम भी कुछ भी होता हो, सरकार झुकती हो या हड़ताली, लेकिन खामियाजा भुगतती है जनता। खास और खास बात तो यह है कि यह बीमारी लाइलाज हो चुकी है। कहना होगा कि होता है आम जनता पर इस कदर अत्याचार